गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, जिसके पार्ट नंबर 10 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 9 तक हमने कर लिया। हम कर रहे थे रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत सिद्धांतों की बात कर रहे थे कि इसके अंदर अलग अलग सिद्धांत किसने दिए थे। पहला हमने आर्हेनियस के सिद्धांत की बात की थी, उसको कंप्लीट किया। उसके अंदर हमने स्कीरण ऊर्जा से संबंधित बात की। उसके बाद में अब हमने एक नया सिद्धांत स्टार्ट किया था और उस सिद्धांत का नाम है दर्ड गोले मॉडल के आधार पर सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत या संगत सिद्धांत। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? संगत सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। संगत सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि टक्कर सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, तो टक्कर से संबंधित बात हो रही है। जब तक अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर नहीं होती तब तक सक्रियता संकुल नहीं बना सकते। जब तक अणुओं के मध्य टक्कर नहीं होती तब तक वो सक्रियता संकुल नहीं बना सकते, और जब सक्रिय संकुल नहीं बनेगा तो उनके अंतर्गत प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे मुख्य बात उनके अंदर उपयुक्त प्रकार की टक्कर का होना ज़रूरी है, उनके मध्य उपयुक्त प्रकार की संगत का होना ज़रूरी है, उपयुक्त प्रकार के अभिविन्यास के अंतर्गत होना ज़रूरी है। अगर अभिविन्यास सही नहीं है, ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो टक्कर सही नहीं हो सकती और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता। दूसरा, दो चीज़ें कोई भी रिएक्टेंट होता है उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए ज़रूरी होती हैं। पहला, उनके मध्य टक्कर जो उपयुक्त प्रकार के विन्यास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और दूसरा कि उनके अंदर स्कीरण ऊर्जा का मान कम से कम अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होना चाहिए, तब भी कोई भी रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास ए और ए ये रिएक्टेंट है दोनों, ठीक है, प्लस बी और बी ये भी रिएक्टेंट है, और आगे रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रही है? नो रिएक्शन, क्योंकि इनके अंदर उपयुक्त प्रकार का विन्यास नहीं है, और नहीं है तो इसलिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ए और ये ऐसे रिएक्शन करें, और ये बी और ये बी उपयुक्त प्रकार का विन्यास होने के बाद में ए और बी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो रिएक्शन हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अणुओं के मध्य उपयुक्त प्रकार की टक्कर होनी चाहिए, तब भी कोई भी रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में बदल सकता है, वो सक्रिय संकुल बना सकता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये ए रिएक्टेंट है, प्लस ये बी रिएक्टेंट है, और ये बी रिएक्टेंट है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करें, और रिएक्शन करने के दौरान इस प्रकार ए बी बी यानी कि क्या बना दे? सक्रियता संकुल बना दे। ये किस में चेंज हो रहा है? सक्रियता संकुल में चेंज हो रहा है। और उसके बाद में ये क्या करते हैं? ए और बी आपस में प्रोडक्ट के रूप में चेंज हो जाते हैं और एक
बी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स ने आपस में उपयुक्त अभिविन्यास से टक्कर की और टक्कर करके सक्रिय संकुल बनाया और प्रोडक्ट में चेंज हो गई। तो इस तरीके से उपयुक्त टक्कर होने का मतलब उपयुक्त प्रकार की टक्कर उनके अंदर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक I2 और I2 के क्या है? हमारे पास 4 अणु हैं और 4 ही हम क्या ले लेते हैं? Br2 के अणु, ठीक है। अब ये इसके साथ भी टक्कर करेगा, ये इसके साथ भी टक्कर करेगा, ये इसके साथ भी टक्कर करेगा और ये इसके साथ भी टक्कर करेगा। तो एक अणु 4 अलग अलग अणुओं के साथ टक्कर कर रहा है। टोटल 4 अणु हैं, वो आपस में क्या करेंगे? टोटल इनके बीच में जो टक्करें होंगी वो टोटल 16 टक्करें हो जाएंगी। ये देखिए, ये फिर चारों के साथ कर रहा है, फिर ये चारों के साथ करेगा, फिर ये चारों के साथ करेगा, इस प्रकार। तो टोटल जो टक्कर हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 16 टक्करें। टोटल 16 टक्करें हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये टक्कर सिद्धांत था। अब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। जैसे हमारे पास में अभिक्रिया मिश्रण के दौरान ए व बी 2 रिएक्टेंट्स हैं, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के दौरान प्रति सेकंड उनके मध्य कितनी टक्करें होंगी और इनके कितने अणु हम ले रहे काम में। तो उनकी टक्करों की संख्या के आधार पर कुछ हमारी इक्वेशन इस प्रकार होगी। ZAB, ये 2 A और B मॉलिक्यूल है, उसके लिए लिख रहे हैं A मॉलिक्यूल के नंबर, B मॉलिक्यूल के नंबर, सिग्मा स्क्वायर AB, क्योंकि 2 ले रहे हैं हम मॉलिक्यूल, और बराबर ये 8 पाई KT 1/में MA और 1/में MB और की पावर 1/2। ये क्या है हमारे लिए? जो टक्कर होने वाले अणुओं की संख्या पर आधारित है। तो Na Nb सिग्मा स्क्वायर AB 8 पाई KT 1/MA माइनस 1/MB की पावर 1/2। ये इक्वेशन है हमारे पास में, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे टक्कर सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार टक्कर सिद्धांत के अनुसार अगर किसी अभिक्रिया का वेग लेते हैं तो प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर क्यूब टकराने वाले अणुओं की संख्या और प्रभावी टक्करों का अंश जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? अभिक्रिया वेग के बराबर। तो अभिक्रिया वेग बराबर प्रति सेकंड सेंटीमीटर क्यूब टक्करों सेंटीमीटर क्यूब टकराने वाले अणुओं की संख्या, टकराने वाले अणुओं की संख्या इनटू में प्रभावी टक्करों की संख्या के बराबर हो जाएगा।
टक्करों की संख्या प्रभावी टक्करों की संख्या के बराबर हो जाएगा अभिक्रिया वेग। तो n अणु ले रहे हैं हम, तो उसके लिए अभिक्रिया वेग को क्या लिखेंगे, माइनस dn बटा में dt, ये लिखेंगे अभिक्रिया वेग के अकॉर्डिंग। और ये बराबर हो जाएगा ZAB इंटू में E माइनस EA अपॉन में RT, EA अपॉन में RT। ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ZAB का मान दे रखा है और ये ZAB है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 से ZAB का मान इक्वेशन 2 में रखने पर तो dn बटा में dt बराबर NaNb सिग्मा स्केर AB 8 पाई KT MaMb और यहाँ पर आ जाएगा MB माइनस MA और 1 बटा में 2। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसकी जगह लिखा है हमने, और बाकी ये ऐसे कैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई में E माइनस EA अपॉन में RT। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। एक सामान्य अभिक्रिया लें और एक सामान्य अभिक्रिया के अंदर हम A और B दोनों भाग ले रहे हो, तो उसके लिए अगर इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन इस प्रकार बनेगी dn बटा में dt बराबर के, दो अणु हैं तो A और B। ये क्या एक सामान्य अभिक्रिया है। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी एक सामान्य अभिक्रिया के लिए। अगर हमारे पास में जो A और B अणु हैं उनकी सांद्रताएं Na ऐसे लिख सकते हैं हम, A व B अणु की सांद्रताएं Na Nb हो तो ये इक्वेशन dn बटा में dt बराबर क्या हो जाएगी, Na और Nb के NaNb हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की ये बराबर है, इसके बराबर इधर ये रख देंगे और उसके आगे ये रख देंगे, तो हम इसको यही कर देते हैं ऐसे। चलो इसको लिख ही देते हैं, यहाँ पे अपने लिखेंगे तो KNA इक्वेशन 3 व 5 से यहाँ पे ये लिख देंगे, कहाँ गई, NaNb सिग्मा स्क्वायर AB 8 पाई KT MB माइनस MaMb 1 बटा 2 E माइनस EA अपॉन में RT। ये बन जाएगा Na कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, K बराबर सिग्मा स्क्वायर AB 8 पाई KT MB माइनस MaMb 1 बटा 2 E माइनस EA अपॉन में RT। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर
जो इक्वेशन बनाएंगे अपने 1/ma, एक मिनट रुको, यहाँ पे प्लस था 1/ma प्लस था, तो ये हमने क्या रख दिया, यहाँ पर देखो ma और mb को वो लघुत्तम आ गया तो बन जाएगा mb प्लस ma, यहाँ से थोड़ा सही कर लेना, और mb प्लस ma और mb प्लस ma, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं a डैश, वो किसके बराबर होता है 8 पाई के और ma प्लस mb और की ऑफ के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। a डैश को मान लेंगे अपने इसके बराबर, तो 8 पाई के टी और a डैश, ये a डैश बराबर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ab के बराबर। तो ये मान यहाँ रखेंगे तो k बराबर इसकी जगह a डैश आ जाएगा, यहाँ t नहीं है तो t को क्या रख देंगे हाफ रख देंगे, और e माइनस ये अपॉन में आर टी, ये इक्वेशन आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। जब हम दो अणु ले रहे एक दूसरे के साथ में टक्कर करवाने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 6 आ गई। अब इक्वेशन 6 के दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेंगे अपने, पूरी इक्वेशन का लेंगे। तो अब देखिए जो पावर होती है e माइनस ई अपॉन में आर टी, वो तो आगे आ जाती है, आगे पीछे कोई वैल्यू तो आगे रख देते हैं, नहीं उसको क्या करेंगे वैसे ही एडिशन करके लिख देंगे। तो ये तो लेन किया जाएगा बराबर, ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट होगी। हमने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ही माइनस लगा दिया, प्लस था, अब सही कर लेना भी सारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे लेन ये आ जाएगा, प्लस ये पावर आगे आएगी तो 1/2 और 1/2 लेन t माइनस ई अपॉन में आर टी, ये इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 मान लेंगे। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर जो 7 हमें प्राप्त हुई है, इसका हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलित करेंगे, इसको t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलित करेंगे। तो d लेन के ऐसे लिख सकती हूँ मैं, इक्वेशन 7 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर d लेन के dt बराबर 1/में आर टी स्क्वायर, इसका अवकलन करने पर एक इक्वेशन आएगी, उसको आपको एक प्रकार से याद रखनी पड़ेगी। ई ए तो है स्थिर ऊर्जा, तो उसको हम सीधा ई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ई प्लस 1/2 आर टी और बट्टा में आर टी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं डी लेन के अपॉन में डी टी बराबर ई अपॉन में आर टी की स्क्वायर, ई अपॉन में आर टी की स्क्वायर प्लस 1/आर टी। तो आप अवकलन करके डायरेक्ट ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जो आरएनएस सिद्धांत ने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आरएनएस की समीकरण निकाली थी। या 1 में आर टी इसकी तुलना में बहुत कम है, तो हम इसको डायरेक्टली डी लेन के अपॉन में डी टी बराबर ई अपॉन में आर टी स्क्वायर लिख देते हैं। ये वो इक्वेशन है जिसके द्वारा आरएनएस ने इक्वेशन निकाली थी, अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग इक्वेशन दी थी, जिसको हमने के बराबर ए ई माइनस ई अपॉन में आर टी रखा था।
यहाँ पर हम a की जगह क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं, E/RT इस प्रकार रख सकते हैं हम इक्वेशन। ये तो इक्वेशन तब हमने काम में ली थी जब हमने a और b दो अलग अलग प्रकार के अणु काम में लिए हैं। तो ZA भी रखा है हमने और NaN भी रखा है इस प्रकार। लेकिन अगर हमारे पास में दोनों ही जो मॉलिक्यूल हो वो सेम टाइप के हो, दोनों ही मॉलिक्यूल सेम टाइप के हो, तो हमें Na और Nb रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए सीधी इक्वेशन हमें प्राप्त हो सकती है, उसके लिए हमें सीधी इक्वेशन प्राप्त हो सकती है। और उस इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ZAB बराबर यहाँ पे Na और Nb की जगह क्या आ जाएगा, 4Na की स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 8 पाई KT ये लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर Ma और 1/2 ये आ जाएगा। यानी कि हम एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमें अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर a एक चरघातांकी नियतांक था, उसकी जगह हमने यहाँ पर z काम में लिया है। अब देखिए कुछ इस सिद्धांत के अंदर कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधारने के लिए एक संशोधित संगतवाद दिया गया था। संशोधित संगतवाद दिया गया था। संशोधित संगतवाद, संशोधित संगतवाद का मतलब ये हो गया कि एक नई समीकरण विस्थापित की गई थी, इससे ये बनाई गई थी और इससे ये बनाई K बराबर ZEE/RT। यहाँ पर आप इसको रो मानो या P मानो, ये क्या है, एक प्रायिकता गुणांक है। क्या है, प्रायिकता गुणांक है। तो ये प्रायिकता गुणांक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसको प्रायिकता गुणांक या त्रिविम गुणांक भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा टक्कर सिद्धांत। क्या था, टक्कर सिद्धांत। तो आरएनएस के सिद्धांत के बाद में टक्कर सिद्धांत और उसके बाद में दो छोटे छोटे टॉपिक और बच्चे हैं। उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों की तो इतनी ही लगती है, लेकिन जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके एक टॉपिक और लगता है कैटालिस्ट का। वो छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास में वो भी हो जाएगा, फिर हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आता है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था या फिर इसको एक नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है परम वेग का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, परम वेग का सिद्धांत। या इसको बोला जाता है साम्य परिकल्पना। साम्य परिकल्पना। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात होने के बाद या ज्ञात करने के लिए हमें ये सिद्धांत दिया गया है, जिसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था का सिद्धांत या परम वेग का सिद्धांत। अब संक्रमण अवस्था कब बनेगी, जब कोई रिएक्शन होगी, क्योंकि रिएक्शन होने के दौरान अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में होती है तो उसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है, दो स्टेप में कोई रिएक्शन होती है तो उसमें दो संक्रमण अवस्था बनती है। कोई रिएक्शन करवाने के लिए हमें संक्रमण अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन हो सकती है, अन्यथा वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और संक्रमण अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को हमने किया है और उस ऊर्जा का नाम है स्कीरण ऊर्जा। अगर हमें स्कीरण ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होती वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो हम रिएक्शन को नहीं करवा पाएंगे। तो इस सिद्धांत को जो मार्सिलियन द्वारा दिया गया था, मार्सिलियन नामक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था।
उसके बाद में इस सिद्धांत को आयरिंग व पोलिनी नामक साइंटिस्ट ने इसे आगे बढ़ाया था। इस सिद्धांत से संबंधित कुछ बातें बताई थी हमें। तो इन्होंने ये कहा था कि हमें क्रियाकारी अणुओं की आपस में रिएक्शन करवानी है। तो क्रियाकारी अणुओं की अभिक्रिया करवाने के लिए हमें कहाँ पहुँचना पड़ेगा? सक्रियत संकुल तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सक्रियत संकुल तक नहीं पहुँचेंगे रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा था कि क्रियाकारी अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करना है तो हमें कम से कम सक्रियत संकुल तक पहुँचना पड़ेगा। अगर सक्रियत संकुल तक पहुँचेंगे तब भी रिएक्शन हो सकती है, अन्यथा रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो, सक्रियत संकुल तक पहुँचना तो हमें पड़ेगा, लेकिन पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उपयुक्त प्रकार की सक्रिय संकुल तक पहुँचने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? टक्कर करनी पड़ेगी। और टक्कर के लिए क्या चाहिए? एक तो ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? स्कीरण ऊर्जा, या कम से कम स्कीरण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा। एक क्या होना चाहिए? अभिविन्यास, यानी कि एक उपयुक्त प्रकार का अभिविन्यास भी होना चाहिए, तब भी हम किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। अब देखो, हमारे पास जो रिएक्टेंट अणु हैं उनके बीच में अगर दूरी अधिक है तो रिएक्शन जल्दी से नहीं हो सकती। तो इसीलिए उनको पास में लाना पड़ेगा, टक्कर करवानी पड़ेगी। जो पुराने बंध बने हुए हैं वो थोड़े थोड़े दुर्बल होते जाएंगे और जो बनने वाले हैं वो थोड़े थोड़े बनते जाएंगे। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि वहाँ पर कुछ बंध तो बन रहे होंगे, कुछ बंध टूट रहे होंगे, और उस अवस्था को बोला जाएगा संक्रमण अवस्था। उस अवस्था को क्या बोला जाएगा? संक्रमण अवस्था। यानी कि संक्रमण अवस्था तक कोई रिएक्शन पहुंच गई तो उत्पाद में चेंज हो जाएगी। एक उच्चतम ऊर्जा का जो स्तर होता है वो संक्रमण अवस्था ही होता है। जैसे हम कोई भी दो अणु ले लें और उनकी आपस में टक्करें कराएं, जैसे हमारे पास H2 और ये Cl रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ HCl बना देगा और H बाहर निकल जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? जैसे हम डायग्राम के द्वारा देखें, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये स्कीरण ऊर्जा, ये सक्रियत संकुल, या फिर बोल सकते हैं संक्रमण अवस्था। यहाँ पे H2 प्लस Cl रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ HCl प्लस H बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस अभिक्रिया के अंदर? सबसे पहले H2 अणु Cl के साथ उपयुक्त दिशा में निकटाएगा। निकटाने के बाद में H और Cl के बीच में धीरे धीरे बंध बनेगा और उसके बाद में H बाहर निकलेगा। तो इस आधार पर ये रिएक्शन इस प्रकार चलती रहेगी और एक उच्चतम ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाएंगे और उस उच्चतम ऊर्जा स्तर को बोला जाएगा संक्रमण अवस्था या सक्रियत संकुल। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, H के जो बंध है वो धीरे धीरे दुर्बल होने लगे और Cl और H के बीच का बंध भी धीरे धीरे बनने लग गया। H और Cl के बीच में दूरी कम होने लग गई और H और H के बीच में दूरी बढ़ने लगी और इस प्रकार एक उच्चतम ऊर्जा वाला सक्रियत संकुल प्राप्त हो गया। तो संक्रमण अवस्था क्या होती है? एक ऐसी अवस्था जहाँ पर कुछ बंध बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं, उस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहा जाता है। और सक्रियत संकुल एक उच्चतम ऊर्जा का जो स्तर होता है वो क्या होता है?